स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता रहा था कि हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मेरे साथ क्लास 11th के बच्चे हैं और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन बच्चों को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो बच्चों, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दो तरह के होते हैं। ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है टॉपिक, आई नो दिस, 9th में नहीं पढ़ा। तो अगर एक बिल्डिंग है, लेट अस कंसीडर अ बिल्डिंग जो सामने दिख रही है आपको। इस बिल्डिंग की हाइट है h और एक लड़का है पप्पू जो इस बिल्डिंग से नीचे आना चाहता है। चढ़ तो गया हो लेकिन नीचे आना चाहता है। तो उसने हमसे पूछा कि बिल्डिंग से नीचे आने के तरीके कितने हैं। तो हमने कहा 3 तरीके हैं। नंबर 1, लिफ्ट से आ जाओ। नंबर 2, आप जीने से नीचे आ सकते हो। आप जीने से नीचे आ सकते हो। नंबर 3, उसने कहा जी लिफ्ट खराब हो रही है, जीने से मेरे से उतरा नहीं जाता, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, तो क्या करूं। तो हमने कहा भाई एक ही तरीका है, तो तू जंप कर जा, कूद सकते हो, सुसाइडल मोड। उसने कहा सर कैसी बात कर रहे हो सर। मैंने कहा मैं फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, हमारे पास 3 तरीके हैं बिल्डिंग से नीचे आने के। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है h, और जीने जीने की एक स्टेयर की चौड़ाई मोटाई जो है हाइट वो x है। अगर n स्टेयर्स हैं तो टोटल जो हाइट होगी सारे स्टेयर्स की वो h होगी। ये तो मानते हो ना, क्योंकि पूरी बिल्डिंग ही h है। ये तो आपको पता चल गया होगा। तो केस फर्स्ट, लड़के ने कहा ठीक है सर मैं स्टेयर्स से आने की कोशिश करता हूँ। तो वो स्टेयर्स से नीचे आ गया। ये पप्पू यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है, पप्पू कांट जंप साला, ऐसे बोल सकते हैं हम। अब पप्पू यहाँ आ गया। अब पप्पू में बड़ा लग रहा है देखने में, क्यों? कौन बताएगा? वहां पप्पू इतना छोटा लग रहा था, वहां इतना बड़ा लग रहा है, क्यों? एनीबडी? सर वहाँ वो दूर था और अब वो पास है, इसलिए वेरी बड़ा लग रहा इंटेलिजेंट, है। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। देखो ये छोटी छोटी बातों से आपकी बुद्धि का पता चलता है, दिमाग का, रीजनिंग पावर। इसको बोलते हैं रीजनिंग पावर। जब आप कंपटीशन करोगे कोई भी, तो वो आपकी रीजनिंग पावर चेक करेंगे। कंपटीशन में ये नहीं चेक होता है आपने कितना रट्टा मार रखा है, कंपटीशन में चेक होता है आपकी रीजनिंग पावर कितनी, खासकर एनडीए जैसे कंपटीशन में। और अब तो लड़कियां भी एनडीए में जा सकती हैं, मोदी जी ने लड़कियों को भी अलाउड कर दिया है, सोचो। पहली बार, आजादी की पहली बार लड़कियां अब लेफ्टिनेंट बनेंगी। तो आपको तैयारी करनी चाहिए उसकी भी। तो देखो, बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि लड़कियों को परमिशन दी गई। मैं चाहता हूँ लड़कियां भी हर फील्ड में जाएं और लड़के भी जाएं। व्हेन ही कम्स फ्रॉम स्टेयर्स, तो वर्क डन, कितना वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है ना, पक्का पता है सबको। अच्छा, W1, फोर्स कितना लगेगा, उसका वेट। अगर लड़के का मास m है पप्पू का, तो इस पर धरती का फोर्स लगेगा mg। जब आप नीचे उतरते हो तो आप पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है, mg। और आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, तो आपका वर्क डन कितना हुआ, mgh। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, केस 2। ये केस फर्स्ट था। व्हेन पप्पू, मैं आपको क्या समझा रहा हूं इस टाइम, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। व्हेन पप्पू कम्स डाउन बाई लिफ्ट, लिफ्ट से आता है। अच्छा, इस केस में त्यागी भाई लिखो मत, अभी समझ लो। इस केस में वर्क डन कितना होगा, W2। लड़के का वेट तो उतना ही है, लिफ्ट कितने नीचे आई, h। तो यार ये भी mgh हो गया। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बताओ जल्दी, कोई डाउट है क्या? यहां तक डाउट हो तो बोलो, बोलो, शर्माओ मत। नहीं सर। ये मत सोचो कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सोचो ही मत ये बात। सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ा सा। केस 3। केस 3 क्या होगा बताओ? इस बार पप्पू कूद गया, पप्पू जंप्स। हमने उसको कह दिया था ना, पप्पू कांट जंप साला। तो पप्पू जंप्स। ओ भगवान, पप्पू ने जंप कर दिया। और पप्पू ने जंप कैसे किया? पप्पू ऐसे नहीं कूदा कि हु दूर कूदा, ऐसे नहीं। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। पप्पू यहाँ खड़े खड़े ऐसे, बस पप्पू ने अपना एक पैर आगे लाया और नीचे कूद गया। तो पप्पू की कितनी हाइट कूदा पप्पू, h। कितनी हाइट कूदा, h। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी। यहाँ काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है, पप्पू नहीं कर रहा है। वर्क डन बाई ग्रेविटी ड्यूरिंग जंपिंग। चाहे आप सीढ़ी से नीचे आओ, चाहे आप लिफ्ट से नीचे आओ, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी। लिफ्ट का केस थोड़ा अलग है क्योंकि लिफ्ट को मोटर वो करता है, बट जब आप स्टेयर से नीचे आते हो या आप कूदते हो तो आपको वो ग्रेविटी वर्क करती है। तो W3
तो आपका वेट mg और ग्रेविटी कितना चल लेके आई आपको mh, तो कितना वर्क डन हुआ mgh। इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या देखा, अगर आप पिछली इक्वेशन देखोगे तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इट इज क्लियर दैट एक बात ध्यान रखो, जब तक समझ में ना आए टीचर को झूठ मत बोलो समझ में आ गया। कभी ये मत सोचो कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी इस चीज से, या टीचर के सामने हम बोल देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ना भाई। आप पढ़ इसलिए रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। W1, W2, और इससे आप टीचर की पहचान भी कर सकते हो। अगर कोई टीचर आपके डाउट बता पूछने पर इरिटेट हो रहा है, चिल्ला रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, आजकल स्मार्ट टीचर है तो झंड करेगा आपकी, तो समझ लो टीचर पढ़ाने लायक नहीं है, ना उससे पढ़ो आप। तो W1, W2, W3, तो तीनों केस में अगर मैं आपको पिछले केस दिखाता हूँ, जब वो लड़का सीढ़ी से आया तब भी वर्क डन mgh, लिफ्ट से आया तब भी mgh, और अब वो जंप किया तब भी mgh। तो इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट हैंस, सिंस, देखो सिंस में क्या लिख रहा हूं, द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नॉट डिपेंडेबल ऑन पाथ followed by the object, hence it implies that ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या पता चला आपको, जब मैंने आपसे पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं आपको असल में कहना चाह रहा था कि अगर, तो अब मैं लिखूंगा कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, सब बच्चे समझ गए होंगे। मैंने आपको इसको बोलते हैं रिवर्स टीचिंग मेथड, ये अमेरिका में यूज होता है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्कूलों में ऐसे ही पढ़ाते हैं। हमारे देश में क्या है, टीचर से जब पढ़ाता है टीचर तो पहले उसकी डेफिनेशन बताता है, फिर उसकी यूनिट बताता है, फिर उसको डायग्राम दिखा देता है, फिर उसकी एप्लीकेशन बताता है। उल्टा है हमारे यहाँ। होना ही चाहिए कि पहले बताए है क्या चीज एग्जाम्पल से, अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखो मैंने आपको डेफिनेशन बताई नहीं अब तक। कमाल की बात देखिए, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपने कहा नहीं पता सर, तो मैंने आपको डेफिनेशन कहीं लिखी, देख लो। मैंने बताया दो तरह के होते हैं, उसके बाद मैंने समझाना शुरू कर दिया आपको। तो आपको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं भाई, अब तक तो डेफिनेशन बताई नहीं, भाई क्या कर रहे हैं मास्टर जी। यस, इट इज रिवर्स टीचिंग मेथड। व्हाट इज रिवर्स टीचिंग मेथड, इसमें टीचर को पहले बच्चों को वो केस प्रैक्टिकल लाइफ में समझाना पड़ता है, फिर बाद में डेफिनेशन। असल में डेफिनेशन बाद में बनी है, प्रैक्टिकली पहले चीजें डिस्कवर होती हैं, बाद में उनको डेफिनेशन में बांधा जाता है। ठीक है, अब देखो, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स does not depend on the path followed, then such forces are known as conservative forces. फॉर एग्जाम्पल, बहुत थोड़ी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे यही बोलना आप, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जितने भी और एग्जाम्पल है वो डिस्प्यूटेड है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ जी, या वेट यानी कि एम जी। आई होप समझ में आ गया सबको। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एक बिल्डिंग से अगर आप नीचे आते हो, लिफ्ट से आते हो, या फिर आप स्टेयर्स से आते हो या कूदते हो, तो आपका वर्क डन सेम रहता है ना। आप कभी कूदे किसी बिल्डिंग से बच्चों, बचपन में खेलते हैं जैसे? नहीं। मेरा बचपन में फेवरेट पास टाइम क्या था, 8th क्लास में था मैं उस टाइम। तो मैं, हमारे घर के पीछे एक बिल्डिंग बन रही थी, घर बन रहा था। गांव में बिल्डिंग ज्यादा ऊंची तो होती नहीं, 2 मंजिल तक होती है बस। तो उसकी 1 मंजिल बनी थी उस टाइम यहाँ। तो उनका यहाँ रेत पड़ा हुआ था, रेत ऐसे, मकान बनाने में रेत लगता है ना, तो उन्होंने पीछे की दीवार से लगाकर रेत डाल दी।
और ये वाला फ्लोर नहीं बनाता, तो मेरा फेवरेट टाइम क्या था, फेवरेट पास टाइम, जीना यहाँ बना हुआ था। मैं चढ़ता था, मैं क्या, और भी दोस्त थे मेरे, और यहाँ से जंप करता था रेत पर। तो जो लड़का जंप करता था यहाँ जहाँ ज्यादा रेत, उसको तो मानते थे बेवकूफ, मतलब कम हिम्मत वाला, और जो जितना आगे जंप करता था उसकी उतनी पावर मानी जाती थी। तो उसी चक्कर में एक बार ज्यादा जोश में मैं आगे ही कूद गया, और वहां थी जमीन कच्ची, मतलब सॉलिड। तो मेरे काफी चोट लगी, और मेरा घुटना मेरे यहाँ लगा, और मेरा दांत टूट गया उससे, मतलब पूरा नहीं टूटा बट हिल गया। तो ये चीज है। तो ये मैं ऐसे बहुत खेलते थे, मतलब डेली यही काम था हमारा, कूदना। बहुत मजा आता था कूदने में। होगी 20 फीट की हाइट, होगी ज्यादा नहीं। तो ये था। अब क्लियर समझ में आया। अब बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो आप समझ गए होंगे अब तो। इफ वर्क डन by a force depends on the path followed, then such type of force is known as non-conservative force. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी दुनिया में फोर्स देखते हो आसपास, ये ज्यादातर नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको लगेगा सर फ्रिक्शन फोर्स क्यों है, और फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल, घिसने से पैदा होने वाला बल। असल में फ्रिक्शन की जो पहचान है वो यही है, रगड़ना। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो रगड़ खाती है, जिससे फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है। इसलिए हिंदी में नाम है घर्षण बल, संस्कृत का नाम है घर्षण, मतलब रगड़ना। और फ्रिक्शन कोई वर्ड नहीं है, बस बना दिया फ्रिक्शन। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को क्यों कहा जाता है। अच्छा आप बताइए, आपको मान लो ये हमारी जो जिया है, इसका घर है सिहानी में। सिहानी एक गांव है, गाजियाबाद से लगा हुआ। ये गांव क्या, शहर ही मान लो तो ये राजनगर जो है, राजनगर, ये इन्हीं के गांव की जमीन में बना हुआ। सिहानी से जिया को आना है एटीसी साहिबाबाद। ठीक है, एटीसी साहिबाबाद। तो ये तो रोड है, रोड का रास्ता है। एक ही एरोप्लेन से भी आ सकती है, फ्यूचर में हो सकता है सबके घरों में छोटे छोटे कैप्सूल टाइप के वो हों, हेलीकॉप्टर्स, ऐसे। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो घरों के ऊपर ही एक हेलीपैड हो जाएगा, छोटा सा, छोटे होंगे 5-5 फीट के हैं। इसमें एक सिंगल या डबल सीटर हो गए, और सीधी उड़ के हमारे हेलीपैड पे उतर जाएगा। ये हमारा हेलीपैड है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, फ्यूचर में सरकार ये भी हो रही है कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट करें, तो नदी हो सकती है, पानी, छोटी छोटी नदियां। वेनिस एक शहर है ग्रीस में, वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट है बच्चों। तो ये रिवर हो गई, ये रोड हो गया, और ये एयर हो गया। अगर जिया हमारे घर आती है यहां से यहां तक, तो क्या जिया का वर्क डन W1, W2, W3 बराबर होगा? आपको क्या लगता है? सर नहीं। तो सर हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर हम एयर के फ्रिक्शन को मान लें एफ ए, रोड के फ्रिक्शन को मान लें एफ आर, और पानी के फ्रिक्शन को मान लें एफ डब्ल्यू, तो एयर का फ्रिक्शन बराबर नहीं होता रोड के फ्रिक्शन के, और बराबर नहीं होता वाटर फ्रिक्शन के। तो जब फ्रिक्शन ही बराबर नहीं है, तो इसलिए इट इम्प्लाइज डब्ल्यू एयर, डब्ल्यू रोड, और डब्ल्यू पानी, ये बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब वर्क डन जो होता है फ्रिक्शन के द्वारा, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। पाथ चेंज, वर्क डन चेंज, मानते हो? पाथ चेंज, वर्क डन चेंज। तो यार ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। बताओ, समझ में आया नहीं है? यस और नो? सर यस आप। सर। यस सर। और डेफिनेशन क्लियर हो गई। इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, मतलब देखो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है,
जिसको ट्रांसफर करना उसका वेट भी सेम है जिया का, लेकिन पाथ चेंज और वर्क डन चेंज। ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया काम डिपेंड करेगा पाथ पर, उनको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इज इट क्लियर? सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सवाल ना अगर एग्जाम में तो खैर आएगा ही ये, इसकी वो बना देंगे, वो चार वो बना देंगे ऑप्शन, और ऐसे सवाल उसमें आ सकते हैं असर्शन रीजन में। क्या आपको पता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? तो असर्शन रीजन क्या होते हैं? वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दीज फोर्सेस डिपेंड्स ऑन। लक्ष्य, आप 18 साल के हो गए क्या? 16। 16 नहीं तो तेरी रिश्ते की बात करता हूं मैं। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज नॉट, सॉरी डज नॉट। जब मैं गांव जा रहा था तूने बताया मेरा बर्थडे है, तो मुझे लगा तेरे रिश्ते की बात कर लो अपने गांव से ही, लेकिन अब तू बता रहा है मैं 27 साल का हूँ। डज नॉट, 16। 16 का तो नहीं हो सकता यार, सॉरी टू से। 2005 बॉन्ड। 11वीं का लड़का 16 साल का कैसे हो सकता है? आप बताओ कितने का होगा? 17 का तो होगा यार। नहीं। चलो भाई हो सकता है। देखो अब वर्क डन डिपेंड्स, बस ये बोल देना टीचर खुश हो जाएगा, ऑन पाथ फॉलोड। एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? क्लियर? क्लियर? बोल तो दिया करो जी सर, यार। क्लियर है। देखो यस सर। असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे बनेगा? assertion, friction is a non-conservative force. B, sorry, reason, work done by friction। assertion रीजन में दोनों जो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्रिक्शन, अरे जूम वालो, अरे जूम वालो शर्म करो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। ए ऑप्शन चूज करना है। इफ ए एंड बी both true and reason is correct, reason is correct of A, मतलब assertion का रीजन करेक्ट रीजन है, ठीक है? बी बोथ करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, सॉरी आर करेक्ट, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन assertion। सी assertion करेक्ट, रीजन रॉन्ग। और डी ऑप्शन कब होगा? बोथ रॉन्ग। बताओ क्या आंसर है? ए और बी ये सी। ए बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी। तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ए। अगर नीट में होगा तो क्या करेंगे, या जेई में काला कर देंगे इसको। और आपको नीट जेई क्या, आपके तो स्कूल में जो पेपर होगा फर्स्ट टर्म, उसमें भी आपको ओएमआर शीट मिलेगी, तो आपको एक पेंसिल से ब्लैक करना है उसको। बोलो क्लियर हुआ क्या? जी सर। यस सर। मजा आया? जी सर। अच्छा अगर यहाँ लिखा होता फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और रीजन में लिखा होता वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, तो क्या बोलते हैं आप इनमें से, ए बी सी डी में से? ऑप्शन सी। सी। हाँ, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा अगर लिखा होता फ्रिक्शन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और फिर लिखा होता वर्क डन बाय फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, तो क्या आंसर आता? सर डी।
बोथ आर रॉन्ग, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन, सॉरी है ना, क्योंकि इसका पाथ जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो है हमारा जो हमने एग्जांपल दिया था छत से आने का, ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? समझ में आया सबको? बोलो एक बार यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या बात है, तो एग्जाम में कर दोगे ना? यस यस सर। सर। शाबाश शाबाश। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये